हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। जैसा कि आप सभी को पता भी है, कल हम लोग सीख रहे थे नंबर सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं दशमलव। दशमलव क्या होता है, इसके विषय में हम लोगों ने अगले वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा की। आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांक क्या होता है, यानी इंटीजर्स क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। कुछ लोग नए होंगे जो सेकंड वीडियो को हमारे देख रहे होंगे। सेकंड वीडियो देखने से पहले वो लोग फर्स्ट वीडियो को देखें ताकि उनका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। वो आज के कॉन्सेप्ट को नहीं डायरेक्ट सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग पहले जाके फर्स्ट वाले वीडियो को प्ले करें और सारी वीडियो अच्छे से स्टडी करें, तब जाके वो हमारे सेकेंड वाले पार्ट को देखें तो उनको विधिवत हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम चलते हैं, आज बात करेंगे हम लोग पूर्णांक क्या होता है। क्या पूर्णांक, तो हम लोग बात करेंगे पूर्णांक क्या है, यानी इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जो होंगे दो तरीके के होंगे। इंटीजर जो होंगे वो दो तरीके के होंगे। पहला जो इंटीजर होगा आपका वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा वो? पहला इंटीजर जो होगा आपका ऋणात्मक होगा। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक। पहला इंटीजर होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और सेकंड वाले को बोलते हैं अऋणात्मक। सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। जी, अऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हो जाएगा मेरा अऋणात्मक पूर्णांक। यानी इंटीजर के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जो अऋणात्मक पूर्णांक है, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि जो अऋणात्मक पूर्णांक है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इसको। ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव के विषय में हम लोग अभी बात करेंगे आगे। ये आपका अऋणात्मक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। समझ में आ रही बात? तो जो ये निगेटिव इंटीजर होता है ये -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। जो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स दोस्तों होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा और ये निगेटिव इंटीजर्स होगा। दोनों में डिफरेंट आया समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको बोलेंगे होल नंबर, यानी इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। बात आ रही समझ में? इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में बात करेंगे। अब आगे आएगा पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो होगा धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। तो अब धनात्मक पूर्णांक के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक आता है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? +1, +2, +3, +4, ये हमारे हुए धनात्मक पूर्णांक हुए, पॉजिटिव इंटीजर हुए। बात यहाँ पे ये फंसती है कि जीरो जो है, जीरो, कुछ बच्चे कहते हैं कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ कहते हैं कि जीरो निगेटिव इंटीजर हो सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लासिफाइड करके पूरी तरीके से वर्गीकरण करके मैंने बताया है आपको कि जीरो को मैंने कहाँ पे रखा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स में रखा। मैंने अभी जीरो को कहाँ पे रखा था? नॉन निगेटिव इंटीजर्स में रखा था, जो कि ना तो प्लस था और ना ही माइनस था। यानी जीरो जो है वो तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बात पूरी क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है ना। मैंने ऐसा यहाँ पे ग्राफ बनाया है कि ना तो वो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, आपको बात समझ में आ रही है ना। वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नंबर्स होंगे इनको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको भाई? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या बोलेंगे। यानी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल आ रही होगी।
अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग। जो लोग नए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको सीख पाएँ ऐसे विधिवत कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। किस पे बात करेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों क्या होती है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या या किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्या, यानी गिनती में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उनको हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। या मैं सीधी सी अपनी परिभाषा बोलता हूं, जो मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, वो डेफिनेशन मैंने क्या बनाई है कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं या जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा आपके लिए? आज की बात कभी नहीं भूलेंगे आप लोग कि प्राकृत संख्या क्या होती है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लाइन बना दी, अब ये जो लाइन है इनको काउंट करिए आप। तो अगर आप काउंट 0 से कर रहे हैं तो 0 1 2 3, ये कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 3। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है हमको। अब हम कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, आप अपने आप सब देख रहे हो, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि 0 क्या नहीं है, 0 क्या नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि मैं उसका नंबर में यूज किसी भी वस्तु को गिनने के लिए 0 का प्रयोग कर दूंगा तो मेरी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, मेरी काउंटिंग में मिस्टेक आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? मेरी काउंटिंग में गलती हो जाएगी, मैं संख्याओं की गणना सही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 0 से किसी नंबर को काउंट करता हूं तो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि रियल में जो लाइन है ना, ये कितनी है? 4 लाइन है, लेकिन मैं 0 का अगर प्रयोग कर देता हूं पहले तो जो हमारी काउंटिंग आती है, नंबर्स आते हैं, तो कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो 0 यहाँ से बात समझ में आ गई कि प्राकृत संख्या नहीं है। अगर 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो 0 क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है ना, 0 पूर्ण संख्या है, मैंने अभी वहाँ भी बताया और यहाँ पर भी इसको पूरी तरीके से आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अगर हम अब काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी अब यहाँ पे जो नंबर हम काउंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से ये सारी संख्याएं किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है ना। कोई भी गणना करते हो आप, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हो तो 1 से गिनते हो, 0 से तो गिनते नहीं हो। तो यानी 0 से जब नहीं गिनते हो, अगर 0 से गिनोगे तो क्या कंडीशन होगी वो मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ से ये बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। अब बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उसके पहले हर एक बेस क्लियर होना चाहिए। बात आएगी अब पूर्ण संख्या। किसकी बात आएगी? पूर्ण संख्या के विषय में हम लोग बात करेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या के विषय में बात कर रहे हैं। ये पूर्ण संख्या, इसको बोला जाता है होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन आप लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूं, स्लो मोशन में बोलूंगा, बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप लोग कि पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन होती है यदि, क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या के परिवार में, यदि प्राकृत संख्या के परिवार में, या ऐसे बोल सकते हैं यदि शून्य को प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना एक नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या मैंने कहा? यदि शून्य को प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना एक नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अभी मैंने वहाँ पे इंटीजर्स में बताया था, अब यहाँ पर भी सीख लेते हैं इस तरीके से। ये आपके नंबर्स जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है, कोई डाउट्स? ठीक है, आगे चलें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब आगे सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। क्या सीख रहे हैं हम लोग? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इस वर्गीकरण में कौन कौन आता है, जरा इसकी बात भी हम लोग सीखें एक बार अच्छे तरीके से। संख्याओं का वर्गीकरण में एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। संख्याओं के वर्गीकरण में एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। तो पहले बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? पहले बात हम लोग किसमें करेंगे? सम संख्या पे करेंगे। सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है। जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, बात वही है, अंतिम अंक बोलो या इकाई अंक बोलो, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये किसी भी इस नंबर के अंत में पाए जा रहे हैं तो संख्या क्या होगी? वो संख्या सम होगी, अर्थात इवन होगी, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके स्टार ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझें। एग्जाम्पल जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। पहला एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे मैं दे दूं आपको एक संख्या, तो आपने संख्या के अंत में अर्थात इकाई अंक आपने देखा 8 है, तो संख्या क्या होगी? सम होगी, बिल्कुल होगी सम। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा इकाई अंक क्या है, यानी ये इकाई अंक होगा और ये इकाई अंक कितना है? 2 है, तो संख्या क्या होगी? सम होगी। आपने फिर इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है, तो संख्या क्या होगी? सम होगी, बिल्कुल होगी सम। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे संख्या क्या होगी? सम होगी। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, वो कहते हैं कि संख्या जो सम होती है वो 2 भी ठीक है, 2 संख्या सम है, ठीक है, 4 है सम है, ठीक है, 6 है वो भी सम है, वो भी ठीक है, 6 है, 7, 8 है वो भी सही है। लेकिन सर 0 जो है ये दिक्कत करता है कि यह सम है, क्योंकि सम संख्याओं की परिभाषा जो आप लोग पहले से सीख चुके हैं वो क्या होती है कि 2 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या सम संख्या होती है। तो आज इसका ऑपरेशन कर लिया जाए, क्या ये भी सम संख्या है? अगर ये सम संख्या होगी तो 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित है कि नहीं? जरा मैं इसको देता हूँ 2 से भाग, तो 2 0 0 कितना हुआ? कट गया, यानी कट गया ना, विभाजित है कि नहीं है? तो यानी 0 भी सम संख्या है। मैंने लिखा यहाँ पे अभी था 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये लिखा था तो इसीलिए लिखा था क्योंकि 0 भी क्या है? 2 से विभाजित है, इसलिए 0 भी क्या है? सम संख्या है। बात समझ में आ रही है? 0 भी क्या है? सम संख्या है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 0 भी यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है। अब 0 हो गया, सम संख्या के विषय में हम लोगों ने बात की। इसी तरीके से विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम, तो विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब क्या होता है? ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब क्या होगा भाई? ऑड नंबर होगा। ये क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक या इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो संख्या क्या होगी? विषम होगी, यानी कि ऑड नंबर होगी। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो अंतिम अंक 7 है तो संख्या क्या होगी? ऑड होगी, यानी विषम होगी। अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो संख्या क्या होगी? ऑड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑड और इवन सीख चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग आगे सीखेंगे ऑड इवन के बाद फैक्टर क्या होते हैं, यानी गुणनखंड क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। फैक्टर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भूल जाते हैं इसमें फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है।
फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं ये भूल जाते हैं, तो आज के बाद नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ऐसा सिखा ही देंगे हम आपको कि आज के बाद भूलना भी अगर कभी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे कि फैक्टर हमको भूलना है, लेकिन फैक्टर कहेगा कि हम भूलेंगे ही नहीं, हम भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या होता है जी, फैक्टर, फैक्टर क्या होता है भाई, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फैक्टर क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन आप बहुत तरीक़ों से और बहुत जगह सीखे होंगे, बहुत जगह और बहुत तरीक़ों से सीखे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आज के बाद नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ 12 फैक्टर क्या हो सकता है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, यानी 12 के फैक्टर क्या होंगे। तो 12 जो एक संख्या है वो किससे, किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, वही उसके फैक्टर होते हैं। यानी जो संख्या आपको दी जाती है वो संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, जिन जिन संख्याओं से वो संख्या विभाजित होगी वो सारे उसके फैक्टर होंगे। बात समझ में आ रही है। यानी प्रत्येक नंबर, प्रत्येक संख्या जो होती है वो एक से तो विभाजित होती है ना, एक से विभाजित होती है कि नहीं होती है। अगर एक से विभाजित होती है तो कोई डाउट नहीं है, एक हो जाएगा इसमें, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। क्यों भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 4 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा और ये 12 से भी कटेगा। तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसके फैक्टर कितने हो गए, 6 फैक्टर हो गए। यानी यही इसके गुणनखंड या फैक्टर कहलाएंगे। हाँ, कभी कभी पूछता है भाजक बताइए, क्या पूछता है, भाजक। तो मैं इसी को भाजक बोलता हूँ, इसी को भाजक भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर भाजक पूछे, गुणनखंड पूछे तो आपको यही वर्ग करना पड़ता है, यही वर्ग करना है आपको, दूसरा वर्ग नहीं करना है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, भाजक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, ये इसके फैक्टर यानी ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है, ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। समझ में आ रही बात, आ रही होगी बिल्कुल। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल, क्या सीखेंगे, मल्टीपल यानी कि गुणज, मल्टीपल यानी कि गुणज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीपल गुणज सीखने वाले हैं। तो गुणज क्या होता है, आज इसके विषय में बात कर लें। गुणज, जिस तरीके से गुणज, इसको मल्टीपल बोला जाता है, क्या बोलता जाता है, मल्टीपल, ठीक है। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 के मल्टीपल बताइए क्या हो सकते हैं, तो बस टेबल वाइज होता है, ये क्या होता है, टेबल वाइज। तो 3 का टेबल बता दीजिए और डॉट और जहाँ, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होंगे, ये हमारे गुणज होंगे। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। इस तरीके से जब मैं 6 का बोला तो 12 हो गया, 18 हो गया, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि 12 का क्या हो गया, तो 12 हो जाएगा, इस तरीके से ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, तो सॉरी मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल हो गया, और फैक्टर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया आज, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग फैक्टर और मल्टीपल दोनों में से डिफरेंस समझ चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, सीख रहे हैं आगे, क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। आगे सीखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। तो इस बात को भी आज नोट कर लीजिए आप लोग कि जो प्राइम नंबर होते हैं इसके जो फैक्टर मैंने इसीलिए सिखाए हैं कि इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, इसके जो गुणनखंड होने चाहिए 2 होने चाहिए, ठीक है ना। इसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसके 2 गुणनखंड होते ही हैं, ठीक है ना। वो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, पहला गुणनखंड आपका 1 होना चाहिए और दूसरा वो स्वयं संख्या होनी चाहिए। पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्वयं संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो संख्या फॉलो करती है, ऐसी संख्या जो संख्या फॉलो करती है इस कंडीशन को, तो उसको हम बोलते हैं
अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए? एक या फिर वो स्वयं संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ उदाहरण आपको देते हैं, वहां पे कैसे समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं 19। तो 19 जो है इसका पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और दूसरा फैक्टर होगा 19। ठीक है, तो इसके 2 ही फैक्टर हुए, लेकिन पहला फैक्टर 1 हुआ और दूसरे फैक्टर जो हुआ वो स्वयं संख्या हो गई। तो बात समझ में आ रही है? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूँ 23। 23 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो स्वयं में 23 होगा। यानी 1 और स्वयं वो संख्या आई, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल लूँ जिसका 1 होगा और इसका 29 होगा। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? इसको भी बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का डाउट खत्म हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। आज के बाद अभाज्य संख्या का डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास कि कैसी संख्याएं अभाज्य होंगी। यानी 2 फैक्टर होने चाहिए, वो 1 होना चाहिए, एक वो स्वयं संख्या होनी चाहिए, स्वयं जो नंबर है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या में कुछ प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो मैं बताऊं आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है भाई? जो ऋण से इतर हो, यानी जो ऋण से बाहर हो, वो संख्या भी सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या भी 2 होती है। नोट कर लीजिएगा भाई, पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। प्रश्न यहां से बना है कि 1 से 100 तक, प्रश्न ये भी बन चुका है पेपर में कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहला प्रश्न बन चुका है पेपर में कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप लोग बोलेंगे 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट कर लेना पेपर में, अपनी कॉपी में 1 से 100 तक की संख्याएं आप लोग लिखिए और आप काउंट करिए, तो 25 नंबर आएंगे जो कि अभाज्य होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ओके, आगे जो प्रश्न है, एक प्रश्न आया है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं, अर्थात 15 होती हैं। ठीक है ना, तो ये 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन चुके हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ट्विन जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ये होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। 1 सेकेंड, चलिए दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स के विषय में बात कर रहे थे हम लोग। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, मैंने अभाज्य संख्या भी आपको सिखाया ना, अभी तुरंत सिखाया हमने अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी एक और स्वयं जिसका फैक्टर होता है जिस नंबर का, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो डिस्टर्ब करने लगा हमको। क्यों? जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिन दो अभाज्य संख्याओं का, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 और 5, 3 और 5 इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है, यानी 2 ऐसी अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनके बीच का अंतर 2 हो। उनको हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, उनको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना।
जैसे ये हो गया, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है। तो ऐसी संख्याओं को ही हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याओं के विषय में भी बात कर लिया जाए। भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलेंगे। भाज्य संख्या मीन्स हो गया कंपोजिट नंबर, यानी इनके जो फैक्टर होंगे वो कम से कम 3 होंगे, और 3 से तो ज़्यादा हो ही सकते हैं। फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। यानी कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उस संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा हम लोगों को। जैसे कि मैं 4 के फैक्टर पूछूं आपसे, तो आप कहोगे सर 1 इसका फैक्टर होगा, फिर 2 भी इसका फैक्टर होगा, और 4 भी इसका फैक्टर होगा। तो इसके गुणनखंड कितने आए, इसके जो गुणनखंड आए वो गुणनखंड आए 3। कितने गुणनखंड आए टोटल, 3 गुणनखंड आए। यानी 2 से अधिक है ना, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अब हम सेकंड में पूछें आपसे, अगर सेकंड पूछें कि सेकंड में क्या हो सकता है, एक एग्जांपल आपको दूं 6, तो इसका हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 3, 3 से भी कटेगा, और ये 6 स्वयं हो जाएगा। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 4 हो गए। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको बता दूं, जैसे कि 8 ले लिया जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 स्वयं हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर हो गए। तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो अब भाज्य संख्या के विषय में बात कर रहे थे, तो एक प्रश्न यहाँ से बन चुका है पेपर में। पेपर में प्रश्न क्या बन चुका है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 100 तक जो हैं वो भाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो बात हम कर रहे हैं कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं पहले। अब 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक में जो भाज्य संख्या की कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो वहाँ पे कितनी होती हैं, 75 होती है ना। वहाँ पे क्या होती है, 75 होती है। भाई टोटल जो नंबर होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर जो होते हैं 1 से 100 होते हैं, और 100 में से 25 जो होती हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये अभाज्य संख्याएं हुई कि नहीं हुई, 25 अभाज्य। मैंने अभी आपको नोट कराया ना कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 100 तक में 25 अभाज्य हुई तो भाज्य कितनी हुई, आप बोलोगे सर 75 हुई। कितनी बोलोगे, 75 हुई। लेकिन ये बात सही नहीं है, 75 नहीं होगी। ये बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने इसमें 1 को काउंट कर लिया है। किसको, 1 को काउंट कर लिया है, यानी इस 1 को भी काउंट कर लिया है आपने। तो इस 1 को जो आपने काउंट किया है, इसको काउंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा, अर्थात 99 में से हमको 25 घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 74 आ जाएंगी। यानी 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्या होती हैं, 74 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है सभी को, बिल्कुल आ रही होगी। तो ये प्रश्न आ चुका है कि 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक में 74 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 1 से 100 तक में 74 अभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीख रहे हैं, आगे सीखेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। यानी इन संख्या की परिभाषा क्या होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। यदि 2 संख्याओं का सार्वगुणनखंड, यदि 2 संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक ही हो, यदि 2 संख्याओं का
सार्वगुणनखंड एक ही हो तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि दो संख्याओं का बोला गया है ना, तो दो में से जैसे मैंने दो और एक संख्या क्या ले ली, 5, जे एक ले लिया। यदि दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक ही हो तो संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसमें इसके फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। इसके क्या होंगे, 1 और 5। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आया है, वो क्या आया है, कॉमन फैक्टर। मैं अगर यहाँ से पूछूं यानी सार्वगुणनखंड जिसको बोलते हैं, जो कॉमन फैक्टर मेरा आया है, कॉमन फैक्टर आया है 1। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल दूं, तो यहाँ पे इसका फैक्टर होगा 1 और इसका फैक्टर होगा 3, इसका फैक्टर होगा 1 और इसका फैक्टर होगा, लेकिन इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर होगा 1। वही मैंने बताया कि यदि दो संख्याओं में से सार्वगुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो संख्या होगी सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर होगी। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।